बट ये कैंडल आने के बाद क्लियर हो जाता है कि ये नहीं जाएगा। और एक एक चीज मैं बताता हूँ आपको, मैंने भी इधर कॉल बाय किया था, ये जब आ रहे थे ना कैंडल्स, ये वाले, मैंने भी इधर कॉल बाय किया था, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया है, बट मैं ट्रैप नहीं हुआ। व्हाई इज दैट? बिकॉज अगर मैं इसको लॉन्ग कर रहा हूँ ना, 5 मिनट के बेसिस पे लॉन्ग कर रहा हूँ, देन आई शुड बी। हाँ, एक एक और पोल आ गया है आपके सामने, उसको भी आंसर। या सो कैसे है ना, अगर मैं इधर ऑन द बेसिस ऑफ 5 मिनट 15 मिनट के बेसिस पे जो अप ट्रेंड आ रहा है, उसके बेसिस पे अगर मैं लॉन्ग कर रहा हूँ, देन आई शुड बी अवेयर ऑफ द हायर ट्रेंड। ठीक है, अवरली वगैरह में अगर देखो ना, तो वो बेरिश ही है। अगर ये कैंडल आ रहा है, ये वाला जो अगर ग्रीन कैंडल आ रहा है, तो मैं देखूं तो ये अभी भी बेरिश है, बेरिश ट्रेंड में ही चालू है। ऐसे कोई हायर हाई वगैरह नहीं कर रहा है मेरा अवरली टाइम पे। दैट इज वाई 9K लॉस बाय योर एनालिसिस, आई एम नॉट गिविंग द एनालिसिस गाइस। ये ट्रेड्स वगैरह मैं नहीं दे रहा, आई एम जस्ट हियर टू टीच यू, आई एम नॉट गिविंग एनी ट्रेड्स टू यू। ओके, सो एनीवन, इफ यू थिंक कि मैं दे रहा हूँ ट्रेड्स, तो आई एम नॉट गिविंग इट, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। ओके, सो स्टार्टिंग को क्या हुआ मैं बताता हूँ। मॉर्निंग को मैंने कॉल बाय किया था, एंड ये वाली चीज को मैंने राइड किया, बट आई एग्जिटेड लुकिंग एट द अवरली ट्रेंड कि वो बेरिश है अभी भी ये वाले चीज का ब्रेक नहीं हुआ है। अगर इसको ब्रेक हो जाता है एंड इसके ऊपर प्राइस रहता है, हायर हाई मारते रहता, देन आई वुड हैव सेड कि मेरा अवरली भी बुलिश है, देन आई शुड बी ओके विथ, आई शुड बी ओके विथ, क्या बोलते हैं, लोअर टाइम फ्रेम का बुलिश ट्रेंड होल्ड करने में मैं फॉर रहूंगा। ठीक है, बट इफ आई एम बुलिश ऑन द लोअर टाइम फ्रेम, एंड अगर हायर टाइम फ्रेम मेरा बेरिश है अभी भी, देन उधर में क्विकली प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा, बिकॉज इवेंचुअली प्राइस हायर टाइम फ्रेम के साथ ही चला जाएगा। अब इधर भी देखोगे, एक चीज हुआ आज, ये जो बना है ना इधर, मैंने कल ही आपको बताया था, डबल टॉप सबको पता है। ठीक है, इधर एक हायर है हमारा, डबल टॉप में हायर है भी बनता है, एंड आई टोल्ड यू टू लुक एट RSI, बेरिश डाइवर्जेंस करके मैंने आपको एक चीज सिखाया, जो आज इधर बना है। ठीक है, प्राइस मेकिंग अ हायर हाई, सॉरी, प्राइस मेकिंग अ हायर हाई, RSI इज मेकिंग अ लोअर हाई। ओके, दिस इज कॉल्ड एज बेरिश डाइवर्जेंस, एंड इधर एक डबल टॉप चार्ट पैटर्न भी बना है। तो ये जो रेड कैंडल आया ना, उसके बाद भी अगर आप पुट बाय कर लेते ना, तो इधर जो लॉस हुआ ना, वो सारा इधर क्लियर हो जाता। ठीक है, बट लोगों का हिम्मत नहीं होता, एक ट्रेड में लॉस हो गया ना, तो उनका हिम्मत नहीं होता है वापस री एंटर करके ट्रेड लेने का। वो उस लॉस में फंसे रहते हैं, मेंटल ट्रॉमा में, कि अरे लॉस हो गया, अभी क्या करें। कुछ इशू नहीं है। सी, कैसे हुआ मैं बोलता हूँ, एकदम स्टार्टिंग में, दिन में ये पहला कैंडल आया ना, मैं भी बेरिश था, बैंक आई वॉज बेरिश ऑन बैंक निफ्टी। तो मैंने क्या किया था, मैंने ये कॉल शॉर्ट किया था 44,800 का। ठीक है, ये वाला मैंने कॉल शॉर्ट करके रखा था। कॉल शॉर्ट करना मतलब बेरिश रहता है, मेरा व्यू बेरिश था। बट जैसे ये ऊपर जाने लगा ना, तो मैंने उसमें लॉस बुक कर लिया, ये जो कॉल शॉर्ट किया था उसमें मैंने लॉस बुक कर लिया। ठीक है, बट आई न्यू दैट कि अगर ऊपर जा रहा है तो थोड़ा सा ऊपर में भी मोमेंटम आएगा, सो आई बॉट कॉल्स आफ्टर आई सॉ दैट प्राइस इज गेटिंग बुलिश। देन मैंने कॉल बाय किया, एंड वो पूरा लॉस कवर करके प्रॉफिट में आ गया। ठीक है, आई वॉज इन प्रॉफिट आफ्टर दिस ट्रेड। ठीक है, एंड इधर ये ऊपर जब जाने लगा, तब मैंने आवरली टाइम फ्रेम देखा कि अरे ये बेरिश है आवरली में, एंड इधर मैंने ये 50 EMA भी देखा। नाउ 50 EMA इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 50 EMA का जो स्लोप रहेगा ना, वो हमारा ट्रेंड का डायरेक्शन रहता है। अगर ये ब्लैक वाला जो है ना, इसका इनपुट देखो 50 है, मैंने बताया है ये कल ही आपको। नाउ डोंट आस्क मी व्हाट इज EMA। EMA मैंने कल ही बताया, एंड दिस इज 50 EMA ब्लैक वाला। सो इट इज स्लोपिंग डाउन, इसका स्लोप देखो कैसा है। जो इसका स्लोप रहता है ना, EMA का जो स्लोप रहता है, वो हम ट्रेंड मान लेते हैं, वो डायरेक्शन में ट्रेंड जा रहा है, ऐसा हम मान लेते हैं।
सो 50 ईएमए का स्लोप बहुत ज्यादा मैटर करता है. सो आवरली में एक लोअर हाई बन रहा है. ऑल्सो द प्राइस इज टचिंग द 50 ईएमए एंड दिस 50 ईएमए इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस. ठीक है. सो प्राइस इधर को इधर से ब्रेक करना थोड़ा सा हार्ड है. दैट्स व्हाई आई एग्जिटेड माय कॉल्स. जो मैंने कॉल बाय किया था ना, प्रॉफिट मेरा कवर हो गया, मतलब मेरा लॉस कवर हो गया, तो मैंने इसको एग्जिट मार लिया. ठीक है. एंड जब प्राइस इधर से एकदम धड़ाम से गिर गया, तो मैंने ये कैंडल के बाद इधर पुट भी बाय किया एंड इसको भी मैंने छोटा सा एक ट्रेड ले लिया एंड दिन खत्म हो गया मेरा. दैट्स इट. सो सुबह का इधर मैंने लॉस किया, उसके वजह से मैं क्या ये करते बैठा था कि अरे लॉस हो गया, लॉस हो गया, अभी क्या करें. नहीं, वो ट्रेड अलग है, ये ट्रेड अलग है. वो ट्रेड के वजह से आप ये ट्रेड में ऐसा बोलोगे क्या कि अरे नहीं लॉस हो गया, अभी कैसे ट्रेड लेंगे. समझो, ऐसे समझो, आज का दिन आपका बुरा गया. ठीक है. ऐसे समझो कि आज का दिन बुरा था, आप रोए, कुछ ना कुछ फैमिली इशू आए, इमोशनल इशू आए, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई. ऐसे केस में आप कल के दिन में वही चीज पकड़ के बैठते हो क्या कि अरे मेरा कल दिन बुरा हो गया, ऐसे कैसे हुआ. इसको आप अगले दिन पकड़ के बैठते हो क्या. नहीं, दोनों दिन अलग अलग है. कल जो हुआ वो कल का था, आज फिर से चालू करते हैं, आज का दिन अच्छा गुजरते हैं. यही होता है इधर. एक ट्रेड इधर लॉस बुक कर लिया ना, छोड़ दो उसको, वो चला गया. नेक्स्ट ट्रेड को अच्छी तरीके से लो. थिंक अकॉर्डिंग टू द ट्रेड दैट यू आर टेकिंग. ठीक है. 50 मैंने बताया नहीं था, करेक्ट, मैंने 50 के बारे में नहीं बताया. राइट, वो थोड़ा सा ना एडवांस कॉन्सेप्ट है. मैंने आपको ये इनपुट्स बताए 5, 13, 26, 50, 200 ये बताया मैंने. बट 50 एंड 200 इसका क्या करना है ये नहीं बताया. बिकॉज वो कैसे ना, वो हमारे सेटअप में नहीं है. इस 50 एंड 200 ये मैंने हमारे खुद के एक्सपीरियंस से सीखा है. ये किसी ने मुझे सिखाया नहीं हाउ द 50 एंड 200 ईएमए वर्क्स. बट इट वर्क्स. मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज माय एक्सपीरियंस विद दैट. जो 50 ईएमए रहेगा ना, सी व्हेनेवर अ ट्रेंड इज हैपनिंग, ओके, इफ द ट्रेंड इज इन अ बुलिश साइड, ऐसे ऊपर जा रहा है मार्केट, ठीक है, तो उसके साथ हमारा 50 ईएमए भी ऊपर जाता है, ऐसे ऐसे करके ऊपर जाता रहता है. ठीक है. जब एक लोअर हाई बनाने, हायर लो बनाने के लिए मार्केट नीचे आता है, तो मोस्टली वो 50 ईएमए तक आता है एंड फिर से रिवर्स मार के ऊपर चला जाता है. सो इफ द ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग, देन वो बीच बीच में जो उंगली करने के लिए नीचे आता है ना, उल्टा जाता है, ट्रेंड के उल्टा, तब उस केस में वो 50 ईएमए के करीब आता है. इट वेट फॉर सम टाइम एंड देन रिवर्स बैक. ठीक है, बहुत बार दिखेगा आपको. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये. देखो, हर बार जब ये ऊपर जा रहा है तब 50 एमए के करीब जा रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, नीचे आ रहा है. 50 एमए के करीब जा रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, नीचे आ रहा है, इधर भी. ठीक है. एंड द 50 ईएमए का जो स्लोप है ना, वो भी मैटर करता है. ठीक है. बुलिश में क्या रहेगा, ये स्लोप इसका अपवर्ड रहेगा ऐसे. बेरिश अगर ट्रेंड रहेगा तो इसका स्लोप डाउनवर्ड रहेगा. ओके. इधर भी देखो, थोड़ा हायर टाइम फ्रेम के साथ ही देखते हैं इसको. ये देखो, बेरिश ट्रेंड है इधर ये वाला, तो इसका स्लोप देखो नीचे के दिशा में है. एंड प्राइस भी अगर आप देखोगे तो उसके करीब जा रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है एंड फिर नीचे गिर रहा है. सो इन अ हेल्दी डाउन ट्रेंड, price will go up, take the resistance of this 50 EMA and then fall again. Okay. And in a healthy bullish trend, ये प्राइस 50 EMA के करीब जाता है एंड फिर से ऊपर चला जाता है. वो आता है, क्लोज आता है, 50 EMA के क्लोज आता है, फिर से ऊपर जाने लगता है. ठीक है, मैं हिंदी यूज कम करूं, चलेगा. मैं हिंदी, सॉरी, हिंदी कम नहीं यूज करूंगा, मैं हिंदी ज्यादा यूज करूंगा, इंग्लिश कम यूज करूंगा. ये देखो, इधर भी 50 ईएमए के बुलिश ट्रेंड में है एंड 50 ईएमए के करीब जाके ये फिर से बाउंस बैक कर रहा है. ये देखो, बहुत बार आपको दिखेगा, इधर इधर इधर. ठीक है. हेल्दी बुलिश ट्रेंड 50 ईएमए के करीब जाता है, बाउंस बैक करता है. ओके. सो ये 50 ईएमए बहुत ज्यादा मैटर करता है एंड इसका स्लोप भी मैटर करता है. ठीक है. अगर प्राइस मेरे 50 ईएमए के करीब आ रहा है एंड उसका स्लोप अपवर्ड्स है, अपवर्ड्स, देन वो सपोर्ट लेके ऊपर जाने का चांस ज्यादा है. ठीक है. देखो ये गाइस ना, ये एक्सपीरियंस का भाग है. मैं आपको ये बता बता के आपको नहीं समझेगा, आपको जाके प्रैक्टिकली उसको यूज करना पड़ेगा इन द रियल मार्केट. अभी ना, आज हम आज के सेशन पे आते हैं.
जो हमें रिस्क टू, ठीक है। पहले ना मैं आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बारे में बताता हूँ। व्हाट इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो? कि अगर आप रिस्क ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यूर, अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो एंड इन दैट ट्रेड आपका अगर 1,000 रुपए का रिस्क ले रहे हो, तो सामने 3,000 रुपए का एटलीस्ट रिवॉर्ड रहना चाहिए। ओके, इफ यू आर टेकिंग अ ट्रेड देन 1,000 का रिस्क, हाँ 50 स्लो ईएमए है, वो फास्ट ईएमए नहीं है, ठीक है। वाइल टेकिंग अ ट्रेड, रिस्क मेरा है 1,000 का एंड रिवॉर्ड है, मतलब प्रॉफिट, रिवॉर्ड है 3,000। इस केस में मेरा ट्रेड ये अच्छा है, ठीक है, ये ट्रेड लेना चाहिए मुझे, बिकॉज मेरा रिस्क छोटा है एंड सामने वाला रिवॉर्ड बड़ा है। ओके, बट अगर मेरा रिस्क 1,000 का है एंड मैं रिवॉर्ड सामने देख रहा हूं 300 रुपए का, इस केस में ये ट्रेड लूंगा क्या मैं? विल आई टेक दिस ट्रेड? नहीं, बिकॉज इतना रिस्क लेने का मतलब ही नहीं बनता है अगर मुझे सामने कोई अच्छा रिवॉर्ड नहीं। ये समझो कि, ऐसे समझो कि आप एक कोई ऊंचे बिल्डिंग पे खड़े हो, ऐसे दो बिल्डिंग्स है, ठीक है, ऐसी दो बिल्डिंग्स है ऐसी, एंड इसके बीच में कुछ नहीं है, एक ऐसी रस्सी है या फिर एक सीढ़ी है दोनों को कनेक्ट करने वाली, जैसे कोई ठोस स्ट्रक्चर नहीं है। आप इधर खड़े हो एंड इधर आग लग रही है, ठीक है, इधर अगर आग लग रही है एंड इधर आपके कोई मोबाइल फोन है, समझो ऐसा, वो मोबाइल फोन लेने के लिए आप जाओगे क्या इतना रिस्क लेके? वो मोबाइल फोन है, आप ले सकते हो नया। यू विल नॉट टेक दिस रिस्क टू गो एंड वॉक ऑन दिस लैडर टू रीच देयर एंड जस्ट टू टेक योर फोन, बराबर, क्योंकि रिस्क ज्यादा है, आप आपकी इधर जान जा सकती है। बट वही अगर इधर आपके कोई रिश्तेदार, आपके पेरेंट्स रहेंगे, वाइफ रहेगी, बच्चे रहेंगे, आप जाओगे, कुछ भी हो जाए जाओगे, आपकी खुद की परवाह ना करते हुए जाओगे। सो सामने ये रिस्क लेने के लिए कोई ना कोई सामने वैसा ठोस रिवॉर्ड रहना चाहिए, तो ही आप ये रिस्क लोगे। ऐसे रिवॉर्ड कम है, रिस्क इतना ज्यादा है, आप नहीं करोगे वो चीज। यही मार्केट में होता है कि आप जब रिस्क ले रहे हो ना, तो सामने उसका रिवॉर्ड भी उतना अच्छा रहना चाहिए। ओके, रिवॉर्ड शुड बी गुड टू टेक दैट रिस्क। एंड वही होता है कि आपको भी पता है ट्रेडिंग एज अ करियर, इसमें लॉसेस तो होने ही वाले हैं, जो सबको सबको पता है। आप 30-40 साल भी अगर आप ट्रेड करते हो ना, तो भी आपके लॉसेस होंगे बीच बीच में, ठीक है। वॉरेन बफेट के भी लॉसेस होते हैं, वो तो 85 क्रॉस करे एज को एंड वो अपने 20 साल की उम्र से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करे, तो ऑलमोस्ट 60-70 ईयर्स हो गए उनको शेयर मार्केट में एक्सपीरियंस लेके, उनके भी लॉसेस होते हैं। तो आप कौन हो, बराबर। बट द थिंग इज, प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनता है, हाउ दैट प्रॉफिटेबल ट्रेडर इज मेड, ये रूल को फॉलो करके। जब वो लॉस करेगा तब वो छोटा लॉस करेगा, बट जब वो प्रॉफिट करेगा तब वो बड़ा प्रॉफिट करेगा, ठीक है। ये सिंपल रूल को फॉलो करके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, ठीक है। यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बाय जस्ट बाय फॉलोइंग दिस सिंपल रूल। मैं लॉस लूंगा तो छोटा लूंगा, बट मैं प्रॉफिट लूंगा तब बड़ा प्रॉफिट लूंगा, ठीक है। व्हेन आई एम, ठीक, व्हेन आई एम रॉन्ग आई विल बी लिटिल रॉन्ग, बट व्हेन आई एम राइट आई विल बी बिग राइट, ठीक है। ये चीज को आपको सिर्फ फॉलो करना है। लोग क्या करते हैं ना, प्रॉफिट को हजम नहीं कर पाते, ठीक है। उनको क्या दिखता है, इधर आपने ट्रेड लिया, जीरो पे प्रॉफिट एंड लॉस है, वो इधर से 1,000 चला गया ना, 1,000, वो बुक कर लेते हैं प्रॉफिट को कि अरे बास हो गए चलो। 1,000 मतलब ऐसा अच्छा नंबर दिखता है ना सबको। आप क्या करते हो कि आप अपना सैलरी कैलकुलेट करते हो, सैलरी को डिवाइड बाय 30 करते हो एंड दिन का जितना कमाते हो उतना आप कोशिश करते हो कि उतना तो शेयर मार्केट से आ जाए। यूजुअली लोगों का 30-40 हजार का सैलरी रहता है, एक एवरेज इंडियन सैलरी उतना रहता है, एक 23 से 24, 25-26 के रेंज में इतना एवरेज सैलरी रहता है, 30-40 हजार। तो दिन का इतना 1,200-1,300 रुपया बनता है।
तो 1000 वगैरह दिखने जाए ना, तो ऐसे राउंड नंबर्स को लोगों को ऐसा टारगेट रखते हैं लोग दिन का, 1000 आ गया तो मैं एग्जिट मार लूंगा, ऐसा टारगेट्स रखते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, प्रॉफिट आ गया ना 1000 का, बुक कर लेंगे। बट अगर लॉस चालू है 1000 का, वो बुक नहीं करेंगे। अरे नहीं, ये प्रॉफिट में चला जाएगा, होप रखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, होप, कि ये चला जाएगा। 1000 में कोई लॉस नहीं बुक करेगा, और 1000 में प्रॉफिट तो बुक करेंगे। ये 1000 के वो वेट करेंगे कि ये प्रॉफिट में ना चला जाए। ठीक है, एंड वो क्या होता है इस केस में ना, ये 1000 का 2000, फिर बाद में 3000, ऐसे करके करके ऊपर चला जाता है। तो ये ऐसे बड़ा अंक दिखने लगता है ना आपको, ऐसे 3000, 4000, 5000, ऐसे समझो आपका 5000 का लॉस चालू है, तो ऐसा मन नहीं करता, अरे नहीं करते हैं लॉस बुक। अरे लॉस बुक कर लिया तो हो गया ना, किस्सा ही खत्म हो गया। तो वो क्या करते हैं, होप में रहते कि अरे नहीं, 5000 का लॉस कैसे बुक करेंगे। अरे भाई, जब 1000 का था तब करना था, तू क्यों बैठा रहा 5000 होने तक। बट 1000 का प्रॉफिट दिख रहा था तब तो तूने अच्छा एकदम क्विकली प्रॉफिट बुक कर लिया। लॉस बुक करने में क्यों इतना मुश्किल होता है लोगों को। ये सबका हुआ है क्या, हैव यू एक्सपीरियंस दैट, हैव यू एक्सपीरियंस दिस। प्रॉफिट दिखाने की बुक, बट लॉस नहीं बाबा, होल्ड करेंगे इसको। प्रॉफिट होल्ड कोई नहीं कर सकता इधर। ठीक है, ये इशू है लोगों की, लॉस बड़ा लेना है, प्रॉफिट छोटा लेना है। ठीक है, तो इधर क्या करोगे आप, 1000 के समझो 20 ट्रेड लेते हो, 20,000 का प्रॉफिट बनाते हो। ठीक है, बाकी के 10 ट्रेड्स में आप 3-3 हजार के लॉसेस करते हो, 30,000 का लॉस कर दोगे। ठीक है, नेट नेट 10,000 का लॉस हो गया। 20,000 का जितना ले गया था, वो सिर्फ 10 ट्रेड्स में मार्केट लेके चला गया, जस्ट बिकॉज आपने बड़े लॉसेस लिए, एंड जब प्रॉफिट लिया तब छोटा प्रॉफिट लिया। समझ में आई क्या गलती है आपकी सबसे बड़ी, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। प्रॉफिट को नहीं होल्ड करना, और लॉसेस को होल्ड करना, एंड होप करना कि वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। ये एक बेसिक रूल है, लेट योर विनर्स रन। ठीक है, लेट योर विनर्स रन एंड किल योर लूजर्स। एक बहुत बेसिक रूल है, जो जीत रहा है ना घोड़ा, उसको भागने दो। जीतने वाले घोड़े के आप पैर काट देते हो, बट जो लंगड़ा घोड़ा है, वो मर रहा है, उसको पानी में डालते रहते हो कि अरे नहीं, जिएगा जिएगा जिएगा, उसको नहीं मरने देते, और वो फाइनली मर जाता है, आपका कैपिटल भी मार देता है। ठीक है, सो दिस रिस्क टू रिवॉर्ड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। 1,000 का लॉस दिख गया है ना, बुक कर लो, बट प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है ना, लेट इट ग्रो, प्रॉफिट को ऊपर जाने दो, एंड जितना ज्यादा प्रॉफिट हो सके उतना उसको कवर करो। ठीक है, ऑल्सो आफ्टर दैट, ये होने के बाद हमारा हिट रेशियो मैटर करता है। व्हाट इज हिट रेशियो, हिट रेशियो इज कि अगर आप 10 ट्रेड्स ले रहे हो, तो उसमें से विनिंग ट्रेड्स कितने हैं। ठीक है, लेट्स से आपने टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स है 10। ठीक है, विनिंग ट्रेड्स है 5, तो आपका हिट रेशियो कितना हो गया, 50%। वही अगर 7 विनिंग ट्रेड्स रहे, तो हिट रेशियो 70%। ठीक है, 2 विनिंग ट्रेड्स रहे, तो हिट रेशियो 20%। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स के हिसाब से आपको ये हिट रेशियो कैलकुलेट हो। तो ये हिट रेशियो ना मेंटेन करो कि आपका हिट रेशियो एक 70-75% के बीच में रहे, 70-75%। ठीक है, एंड आपका ये रिस्क टू रिवॉर्ड एटलीस्ट कम से कम 1:2 का रहना चाहिए, 1:2। उसको ऐसे, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो शुड बी 1:2। 1:2 मतलब 1 रुपए का रिस्क, 2 रुपए का रिवॉर्ड। मतलब 1,000 का रिस्क, 2,000 का रिवॉर्ड, 10,000 का रिस्क, 20,000 का रिवॉर्ड, 1 लाख का रिस्क, 2 लाख का रिवॉर्ड, ऐसे। ओके, ये एटलीस्ट है, एटलीस्ट कम से कम, इससे नीचे नहीं उतरना है मुझे।
ठीक है ना। ये दोनों चीजों को ना आपको फोकस करना है। ओके, एंड द थर्ड थिंग इज मनी मैनेजमेंट रूल्स। ये तीनों रूल्स हमको देखने थे आज। हिट रेशियो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एंड मनी मैनेजमेंट रूल्स। ओके, सो व्हाट इज मनी मैनेजमेंट रूल्स? इज आपको जब भी रिस्क लेना है ना, टेक रिस्क ऑफ मैक्सिमम 3% ऑफ योर टोटल कैपिटल ऑन अ सिंगल ट्रेड। ठीक है, अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, देन वो ट्रेड पे ना आपके कैपिटल का सिर्फ 3% रिस्क पे लगा, ओनली 3%, उससे ज्यादा नहीं। मतलब अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है ना, तो आपका मैक्सिमम लॉस 3,000 ही होना चाहिए, 3,000 से ज्यादा नहीं। 2,000 हो सकता है, 1,000 हो सकता है, बट 3,000 से ज्यादा नहीं, कुछ भी हो जाए, बिकॉज दैट इज द 3% ऑफ योर कैपिटल। ये आपका रूल बताता है कि आई विल नॉट मेक लॉसेस मोर देन 3% ऑफ माई टोटल कैपिटल। ठीक है, क्लियर है सबको? अभी इसको करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। जैसे आपका कैपिटल पकड़ते हैं 1 लाख का। ओके, 1 लाख का कैपिटल है, ये वर्क कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। ये सिर्फ 3 चीजों को फॉलो करें। 70%, 75% का आपका हिट रेशियो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप 1:2, 1:3 का फॉलो कर रहे हो, एंड आपका मनी मैनेजमेंट रूल्स 3%। ठीक है, तो 1 लाख का कैपिटल, तो आपका रिस्क कितना रहेगा पर ट्रेड? 3% ऑफ रिस्क, इसका 3%, 3,000। ओके, इतना आपको रिस्क लेना है। एंड आप अगर आप ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हैं, ठीक है, इधर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लिखता हूं मैं, रिवॉर्ड। इधर क्या करते हैं, 1:1 से चालू करते हैं, 1:1, ओके, 1:2 एंड 1:3, ऐसे 3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। मतलब क्या कि इधर आपका रिस्क, आपका रिस्क है अगर 3,000 का, ओके, तो रिवॉर्ड इधर होगा 3,000 का, बराबर, क्योंकि हम 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड में है ना, 1 रुपए का रिस्क, 1 रुपए का रिवॉर्ड। 1:2 में अगर रहेंगे तो 3,000 का रिस्क, 6,000 का रिवॉर्ड। ओके, एंड 1:3 में 3,000 का रिस्क, 9,000 का रिवॉर्ड। ओके, एंड हम इधर हिट रेशियो पकड़ते हैं सारे। हिट रेशियो है 10% का, 20% का, 30% का, ऐसे करके 100 तक। राइट, अभी इधर क्या हो रहा है, हम ना टोटल ट्रेड्स ले रहे हैं 10, टोटल ट्रेड्स इधर है 10। ठीक है ना, मैंने क्या बोला, हिट रेशियो 10, 10 का है, 10% का, तो मेरा सिर्फ एक विनिंग ट्रेड है। विनिंग ट्रेड इज ओनली 1, लूजिंग ट्रेड्स आर 9। ओके, विनिंग ट्रेड इधर है एक, सॉरी एक, इधर लूजिंग ट्रेड है 9। ओके, ये कंडीशन है इधर, एंड इधर 2 विनिंग ट्रेड्स, 3, 4, ऐसे करके 10 तक हमारे सारे विनिंग ट्रेड्स, 100 के हिट रेशियो तक। एंड इधर 8, 9, 8, 7 ऐसे करके नीचे नीचे आ रहा है, 6 ऐसे करके ये नीचे आ रहा है। ओके, अब इधर कैसे हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। अभी अगर मेरा 10 का हिट रेशियो है, तो आपका नेट नेट कितना प्रॉफिट होगा इसमें? अगर आप 10 का हिट रेशियो रखते हो, तो आप एक ट्रेड में 3,000 का प्रॉफिट कमा रहे हो। एक इधर मैं करता हूँ, एक ट्रेड में आप 3,000 का प्रॉफिट कमा रहे हो, बराबर। एंड आप 9 ट्रेड्स में हर एक ट्रेड 3,000 का लॉस ले रहे हो। ठीक है, 9 लूजिंग ट्रेड्स, उसमें 3,000 का लॉस है, तो आपका नेट नेट 24,000 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो, आपने 10 ट्रेड्स लिए, एक ट्रेड में प्रॉफिट 3,000 का, एंड 9 ट्रेड्स में लॉस 3-3 हजार का, हर एक ट्रेड,
मतलब 27,000 का लॉस, उसमें से ये 3,000 का प्रॉफिट निकाल दो तो 24,000 का लॉस बनता है आपका उस केस में। ठीक है, एंड अभी इसको ना हम ड्रैग डाउन करते हैं, इसको फ्रीज, इसको भी फ्रीज, इसको नीचे ड्रैग डाउन। तो देखो आपको समझता है कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट किधर आ रहा है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस आपका कब आता है, जब आपका 50% हिट रेशियो रहता है। तो अगर आप ₹1 का रिस्क ले लो एंड ₹1 का रिवॉर्ड ले रहे हो उसके सामने, तो आपका मिनिमम 50% का तो हिट रेशियो रहना ही चाहिए। उस केस में ही आप लॉस नहीं कमाओगे, उससे ऊपर रहेगा, इफ यू आर बेटर देन 50% देन यू विल मेक प्रॉफिट। सो ये एक महीने में हम अगर 10 ट्रेड्स ले रहे हैं एंड अगर हम कोशिश करते हैं कि हमारा 70% का हिट रेशियो रहेगा, तो आप महीने का 12% कमाओगे आपके कैपिटल का, विच इज ग्रेट। 12% महीने का बहुत बड़ी बात है। ले लो एंड पलटी मारो, मत करो ट्रेड्स उससे ज्यादा। ओके, अभी दूसरा सिनेरियो इधर क्या बन रहा है कि हम 1:2 के अंदर खेल रहे, तो उसमें क्या होगा, एक इसको ही कॉपी कर, नहीं इसको नहीं कॉपी, नया बना। अभी इधर क्या हो रहा है, मेरा एक विनिंग ट्रेड है जिसमें मैं 6,000 का प्रॉफिट कर रहा हूं, बराबर, एंड मेरे 9 लूजिंग ट्रेड्स है जिसमें मैं हर एक ट्रेड 3,000 का लॉस कर रहा हूं। ओके, इसको फ्रीज कर, ठीक है। उस केस में क्या हो रहा है कि अगर आपका एक ट्रेड सिर्फ प्रॉफिटेबल होता है, 9 ट्रेड्स लॉस मेकिंग, तो आप 21,000 का लॉस कमाते हैं। अगर ऐसा रहा 20% का हिट रेशियो, देन 12,000 का लॉस, 30% हिट रेशियो तो 3,000 का लॉस। अभी आप प्रॉफिट में चलो, तो आपका हिट रेशियो मिनिमम 35% का रहना चाहिए अगर आप 1:2 रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो कर रहे हैं। तो उस केस में अगर आप इतने सारे ट्रेड्स लेते हो, सारे के सारे ट्रेड्स चल गए, तो 6,000 का 60,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, विच इज 60% ऑफ योर कैपिटल। आप भी सोचो बहुत सारे लोग इधर रहेंगे जो दिन का 10 ट्रेड्स लेते रहेंगे। मैंने क्या बोला इधर, महीने का 10 ट्रेड्स। तो एज अ ट्रेडर हर रोज आके ट्रेड लेने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप महीने में 10 ट्रेड्स लो, बट क्वालिटी ट्रेड्स लो एंड छोड़ दो। उस केस में भी आप 60% रिटर्न कमाते हो, सिर्फ 10 ट्रेड्स लेके महीने के, अगर वो सही ट्रेड्स रहेगा। अभी 100% हिट रेशियो तो नहीं रहेगा, तो हम क्या बोले 70%, तो उस केस में भी 33,000 का प्रॉफिट, विच इज 33% ऑफ योर कैपिटल। समझ में आ रही है क्या सबको बात, कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है एंड ये हिट रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी ये कैसे इंप्रूव होगा, जब आपका टेक्निकल एनालिसिस परफेक्ट हो जाएगा एंड उसमें आप ज्यादा मास्टर बन जाओगे। ऑल्सो आपके माइंड मैनेजमेंट को आप जब क्या बोलते हैं डिसिप्लिन में लाओगे, तब ये इंप्रूव होगा ये वाला चीज। ये 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50 से 70, ये जर्नी है ना, वो उससे इंप्रूव होगा। बट ये जो है ना, ये डिसिप्लिन का भाग है कि लॉस हो रहा है तो लॉस को जल्दी कट करना, टाइम पे कट करना, एंड जब प्रॉफिट हो रहा है तो उसको जाते रहो, वो गाड़ी को आगे जा बढ़ने दो, उसको मत रुकाओ विदाउट एनी रीजन, डोंट लेट इट स्टॉप। अभी तीसरा देखते हैं 1:3। अभी इधर मजा आएगा आपको, क्योंकि इसमें ना बहुत जल्दी प्रॉफिट दिखने लगता है। ये देखो, एक ट्रेड ले रहा हूं जिसमें मेरा 9,000 का प्रॉफिट है एंड 9 ट्रेड्स जो लॉस मेकिंग है उसमें मेरा 3,000 का लॉस। ठीक है, तो इधर क्या हो रहा है, 18,000 का मेरा लॉस हो रहा है। अभी ये कोर्स करने के बाद 10% तो किसी का ये नहीं रहेगा, क्या बोलते हैं हिट रेशो, इतना तो किसी का बुरा नहीं रहेगा। फिर अभी इस केस में देखो, ऑब्जर्व करो, 70% को 54,000 का प्रॉफिट, 54% ऑफ योर कैपिटल एक महीने में करके दिखाओ कंसिस्टेंटली। करोड़पति बनना ज्यादा मुश्किल नहीं है उस केस में।
शॉर्ट में लिख के लो, ये पूरा लिखने का जरूरत नहीं, मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, कैलकुलेशन समझ के लो एंड प्रैक्टिकल वे में देखो ये चीज को कैसे करना है। एक और चीज, अभी ये आपने मास्टर कर लिया, सबको समझ में आया, इसमें किसी को डाउट है क्या? ये क्लियर हो गया क्या सबको, ये टेबल जो मैंने आपको बताया? ठीक है, ऑल क्लियर। अभी इसको ना ये और कैसे अंदर जाओ, कंपाउंडिंग कैसे करो ये मैं आपको बताता हूँ। आपको ना सिर्फ 10% ऑफ प्रॉफिट को टारगेट करना है, 10 से 15% महीने का आ गया, मतलब बड़ी बात है, वो कंसिस्टेंटली करना भी बड़ी बात है। अभी इसको हम मंथ लिखते हैं, इधर हम कैपिटल 10% ऑफ, सॉरी इधर कैपिटल लिखते हैं, इधर 10% ऑफ प्रॉफिट। अभी इधर क्या हो रहा है कि पहला महीना मैं 1 लाख के कैपिटल से चालू कर रहा हूँ, ऐसा समझो, ओके। एंड उसमें 1 लाख के ऊपर मैं 10% प्रॉफिट बना रहा हूँ, मतलब 10,000 का प्रॉफिट बन गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से मैं 2/3 अमाउंट विड्रॉ करूंगा अपने घर खर्चे के लिए, ठीक है। 2/3 मतलब इसका 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3, इतना मैं विड्रॉ करूंगा, ठीक है। एंड 1/3 से कैपिटल इंक्रीज करूंगा, ये मेरा कैपिटल भी मुझे इंक्रीज करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये अमाउंट से मैं मेरा कैपिटल बढ़ा दूंगा, ओके। सो कैपिटल कितना हो जाएगा मेरा, एंड कैपिटल उस महीने का आखिरी कैपिटल कितना होगा, ये 1 लाख प्लस ये, तो इतना कैपिटल मेरा आ जाएगा हाथ में, 2 3 4 5 6, ऐसे करके मेरे मन से। तो इसको ना ड्रैग डाउन करते हैं, 120, मतलब 10 साल, 10 साल का ये जर्नी है, ऐसे समझो। अभी ना इसको, ये हाँ, अभी सेकेंड मंथ में मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा। अभी ये वाले कैपिटल के ऊपर मैं 10% बनाऊंगा, ये वाले अमाउंट का मैं 2/3 विड्रॉ करूंगा, एंड इसका मैं 1/3 से कैपिटल बढ़ा दूंगा, एंड मेरा कैपिटल और बढ़ जाएगा। गॉट इट? अभी इसको ना 1 साल तक कैरी करते हैं, तो देखो मेरा 1 लाख का कैपिटल बन गया 1,43,000 का, सो 43% से मेरा कैपिटल बढ़ गया, एंड ये वाला अमाउंट आपने विड्रॉ भी तो किया, मतलब आपने इन टोटल 96,000 विड्रॉ किया पहले ईयर में, स्टार्टिंग विथ 1 लाख कैपिटल। अभी अगर आपके बीच में अगर पीएफ वगैरह तुड़वा के आपने पैसा ले लिया ट्रेडिंग के लिए, तो आपका कैपिटल जल्दी बढ़ जाएगा, या फिर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रहेगा अलग से, एफडी वगैरह रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस आ गया ना, आपने एक साल किया, आपका 1 लाख का कैपिटल आपने डिसिप्लिन से प्रोसेस फॉलो करके अगर 43% से इंक्रीज कर दिया, एंड आपने ये वाला अमाउंट विड्रॉ भी किया, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, डेफिनेटली आपको एक्सपीरियंस आएगा मार्केट का। तो आफ्टर दैट, व्हेन दैट हैपेंस, आप अपना कैपिटल बढ़ा सकते हो। आपका एफडी रहेगा, अगर समझो 1 करोड़ का एफडी है किसका, 1 करोड़ मत लो कैपिटल के लिए, उसमें से सिर्फ 5% निकालो, ठीक है। मतलब वो आपका सेफ इन्वेस्टमेंट है ना, वो सेफ इन्वेस्टमेंट है, उसको कुछ होने नहीं वाला है, बराबर। तो वो पूरा का पूरा मत लेके आओ मार्केट में, उसका सिर्फ 5% निकालो, जो आपका सेफ इन्वेस्टमेंट है ना, एलआईसी रहेगा या फिर एफडीज है, इंश्योरेंस पॉलिसीज है, उसमें से सिर्फ छोटा सा अमाउंट बाहर निकालो, जो आपका कैपिटल अच्छा खासा बढ़ा देगा, एंड फिर उधर से चालू करो। अभी क्या करो, इधर मैं इसको ही कंटिन्यू करता हूँ, 2 साल तक देखते क्या होता है, तो इसको 24 तक करते हैं, ठीक है। मेरा कैपिटल ग्रो हो रहा है, एवरी ईयर इट इज ग्रोइंग एट अ हायर रेट, बिकॉज ये कंपाउंड हो रहा है। वही अगर मैं 10 साल के लिए करता हूँ, तो मेरा 1 लाख का इनिशियल कैपिटल अभी बन गया 10 सालों में 50 लाख का, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि हर महीना आप 10% निकालते हो वो 10% ही निकलेगा, कभी कभार आपका एक महीने में भी डबल हो सकता है कैपिटल, ऐसा ट्रेड लिया तो, बट वो कभी कभार होगा, उसको नॉर्मल चीज मत लेके पकड़ो, वो कभी कभार होगा, ऐसा नहीं है कि हर हर महीना अभी आप डबल कर दो कैपिटल, इम्पॉसिबल है, नहीं होगा। एंड खटका बैठेगा तब वो पूरा कैपिटल लेके जाएगा, क्योंकि एक महीने में कैपिटल डबल करने के लिए भी आपको बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, वो छोटे रिस्क से नहीं होता है,
बड़ा रिस्क मतलब कैपिटल उड़ने का भी चांस रहता है, हर महीना नहीं होगा, कभी कभार हो सकता है। सो 20 30 40% आ गया ना तो भी बंद कर दो वो ट्रेडिंग महीने के लिए। सिर्फ मेरा भी यही हुआ है बहुत बार, प्रॉफिट कमाना हार्ड नहीं है, वो प्रॉफिट को रिटर्न करना हार्ड है। मतलब ऐसा भी हुआ है, एक पहले तारीख से 20वें तारीख तक, मतलब 20 डेट तक मैंने प्रॉफिट कमाया, 15% कैपिटल का 15% मैंने प्रॉफिट कमाया। लास्ट के 10 दिन में वो पूरा का पूरा मार्केट लेके जा सकता है, बिकॉज वी थिंक कि अरे 15% आ गया ना, चलो अभी थोड़ा सा और करते, थोड़ा सा और करते। ये जो खुजली रहता है ना अंदर का, वो जो प्रॉफिट कमाया ना वो वापस दे देता है मार्केट। प्रॉफिट कमाना हार्ड नहीं है, इफ यू फॉलो द प्रोसेस आ जाएगा। अभी कुछ नहीं करना हार्ड है, कुछ नहीं करना, ऐसे ऐसे बैठे रहना इज हार्डर कंपेयर टू मेकिंग प्रॉफिट्स। कुछ करने जाओ तो आप वाट लगा दोगे, कुछ नहीं करो तो कुछ नहीं होगा। वो जो प्रॉफिट बनाया है ना वो सेफ रहेगा। अगर आप कुछ नहीं करते हो, कुछ जाके करना मतलब आप वो रिस्क पे डाल रहे हो आपके प्रॉफिट को। ठीक है, सो व्हाट इज द डिसिप्लिन एंड व्हाट इज द हार्डेस्ट थिंग? आपके महीने का टारगेट आने के बाद कुछ नहीं करना, ये सबसे हार्ड है। बट सबको खुजली रहता है इधर, कुछ ना कुछ जाने जाके करना ही है, एंड उसके वजह से जो आया है वो निकल जाता है। सबको समझा, ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट है सबका। आपको भी आपके पिछले कोई जितने सालों ट्रेड करते रहोगे एंड आपको पता है कि क्या प्रोसेस फॉलो करना है, तो आपको ये भी पता रहेगा प्रॉफिट रिटर्न करना इज हार्ड। सो महीने का टारगेट रखो, 10 15% आ गया, आई विल डू नथिंग फॉर दैट मंथ। मैं अपने जॉब पे ध्यान दूंगा, उधर बॉस डांट रहा है टारगेट से, वो कंप्लीट करो। मार्केट में आके मत कुछ खुजली करते रहो, ठीक है, वापस दे दोगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस को फॉलो करके आपके 10 साल में 1 लाख का 50 लाख कैपिटल बन जाता है। एंड ये विड्रॉ कर रहे हो उसको भी मत भूलो, इसको भी आपने विड्रॉ किया, ये विड्रॉ अमाउंट कितना है? 1 करोड़ का। 1 करोड़ आपने विड्रॉ भी किया 10 सालों में। ठीक है, तो दैट इज लाइक आपका 10 लाख का सैलरी है हर साल का, ऐसे समझो उसको। 10 लाख आपने सैलरी कमाया। ओके, अभी अगर मैं इसको और फास्ट फॉरवर्ड करता, ठीक है, और मैं 10 साल देखता तो 240। ठीक है, इधर ये और 10 साल मतलब टोटल 20 साल हो गए। अभी अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ तो अभी देखो ये सिर्फ कैपिटल देखो कितने तेजी से बढ़ रहा है। देखो 1 लाख का 50 लाख करने में 10 साल लगा, बड़े 50 लाख का 1 करोड़ करने के लिए हार्डली 2 साल लगे। कंपाउंडिंग इफेक्ट, आपका रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ गया। ठीक है, अभी देखो आपका ऑलमोस्ट हर महीने एक एक करोड़ से कैपिटल बढ़ रहा है। इधर इधर तो देखोगे ना, हर महीना आपका 1 1 करोड़ से कैपिटल बढ़ रहा है, बिकॉज आपका इधर कैपिटल ही 25 करोड़ का हो गया अभी, जस्ट बाय फोकसिंग ऑन 10% एवरी मंथ। ये कर सकते हो क्या आपके जॉब में? कोई नहीं कर सकता। आपका 25 करोड़ का कैपिटल भी है और ये वाला आपका विड्रॉ किया हुआ अमाउंट हो गया 52 करोड़। अरे बाप रे, 52 करोड़ का आपका विड्रॉल अमाउंट हो गया। ये एक्सेल पे डालना बहुत आसान लगता है, प्रैक्टिकलिटी में करना उतना ही हार्ड है। ये करके दिखा, फिर मानेंगे हम। ठीक है, एवरीवन क्लियर विद दिस? सबको समझ में आया? अभी आते हैं हम हमारे प्रैक्टिकल शीट पे। एक मिनट। हाँ, ठीक है। अभी ना मुझे आप बताओ कि आपने ये सारे चार्ट पैटर्न्स देखे, फ्लैग एंड बोल ब्रेकआउट देखा, या फिर डबल बॉटम डबल टॉप,
इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये सारे एग्जांपल्स देखे। आपने जाके कोई पर्टिकुलर चार्ट में ये एग्जांपल फाइंड आउट किया क्या? अगर किया है तो किधर किया, ये मुझे इधर चार्ट में बताओ। रिलायंस, कौन सा चार्ट, मतलब किधर आपने देखा है? तो समवन इज सेइंग रिलायंस, ठीक है, रिलायंस में जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, रिलायंस में हम हायर टाइम फ्रेम में ही करेंगे। ऐसा वाला एग्जांपल नहीं लेंगे जिधर कुछ एक्शन हुआ ही नहीं, ये साइडवेज है, ब्रेकआउट वगैरह करता है तो जाके देखने का उसमें कुछ मतलब है। एक ना ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो वर्क किया है। हाँ चलेगा, ये डबल बॉटम लेते हैं। चलेगा, ये बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, ये डबल बॉटम इधर बना है, रिलायंस का एग्जांपल ले रहे हैं हम। ओके, ये वाला इसे करके ये डबल बॉटम बना है, इसको इधर बीच में ही रखता हूं मैं, इधर नहीं रखता। ओके, नाउ इन दिस डबल बॉटम एग्जांपल हमें जाके can anyone tell me which candlestick pattern is this? मैंने क्या बोला, डबल बॉटम है तो हम सेकेंड बॉटम पे एंट्री लेते हैं कोई ना कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न आने के बाद। बुलिश एंगल, सो दिस इज बुलिश एंगल, ये वाले दो, ये दो, दिस इज बुलिश एंगल। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल ने ये रेड रेड वाले कैंडल को पूरा निकाल लिया, सो ये हमारा ट्रिगर पॉइंट बनता है। ओके, दिस इज अवर ट्रिगर पॉइंट, एंड हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा ना वो सबसे लो पॉइंट रहेगा। ये बॉटम है ना, डबल बॉटम का लोएस्ट पॉइंट, ये सेकंड बॉटम का जो लोएस्ट पॉइंट है ना वो हमारा रहेगा स्टॉप लॉस, एंड दिस कैंडल इज अवर एंट्री कैंडल। ओके, अभी इसको मद्देनजर रखते हुए हम सॉल्व करेंगे। ये में हटा देते हैं। नया एग्जांपल, ये दिन है 1 फरवरी 2021। स्टॉक इज रिलायंस, क्लोज ऑफ द पीरियड मतलब कैंडल का क्लोजिंग पीरियड है 1720। ओके, दिस इज अवर एंट्री एंड वी आर एनालाइजिंग। तो अभी हम क्या करेंगे, एमएसीडी इंडिकेटर मैंने कल ही बताया, एमएसीडी इंडिकेटर हम राजा वाले टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे, मतलब हायर टाइम फ्रेम। अभी अगर मेरा डेली वजीर है, इधर भी दिखा था मेरे डेली कैंडल, डेली टाइम फ्रेम मेरा अगर वजीर है तो राजा कौन सा होगा, कौन सा टाइम फ्रेम हमारा राजा होगा, वीकली। वीकली टाइम फ्रेम हमारा राजा टाइम फ्रेम रहेगा, तो उधर जाके हम एमएसीडी का डायरेक्शन देखेंगे। सो व्हाट वी विल डू, हम एमएसीडी इंडिकेटर लगाएंगे एंड हम वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे। ये देखो, हमारा एकदम थोड़ी कैंडल, एक ही कैंडल के बाद ये पॉजिटिव हो रहा है, पर ठीक है चलेगा। ये थोड़ा सा करेक्शन भी है ना, अप ट्रेंड में एक हायर लो बन रहा है, एंड एक ही कैंडल के बाद अगले कैंडल में ही हमारा एमएसडी हायर अपटिक दे रहा है। ठीक है, इधर नहीं दे रहा है बट एक ही कैंडल के बाद दे रहा है। अब इसको पकड़ सकते हो कि ये बुलिश वे में है। ठीक है, थोड़ा सा उसमें ना ऊपर नीचे रहता है बट वो चलता है। वो डबल बॉटम दिखाना इधर, ठीक है, वो डेली में दिख रहा है ना, वो इंपॉर्टेंट है। हायर टाइम फ्रेम बुलिश ही है, आप वीकली में डाउ थ्योरी मार्क करोगे ना, इट इज मेकिंग अ हायर लो, इट्स जस्ट दैट। हाँ, मैंने एक और चीज आपको बोला था, वो एमएसीडी इंडिकेटर जो है वो स्लो इंडिकेटर है, बराबर, तो वो स्लो इंडिकेशन देता है। तो डेफिनेटली प्राइस अगर बुलिश भी हो गया ना तो भी उसको बाय सिग्नल देने के लिए टाइम लगेगा, एंड दीज आर सम ऑफ द एक्सेप्शंस कि वो स्लो सिग्नल देगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे, हम वजीर वाले टाइम फ्रेम में आएंगे। अभी इधर हम अप लिख देते हैं, ये अप, तो बाय सिग्नल, एंड इधर जाके हम आरएसआई लगाएंगे क्योंकि हम वजीर वाले टाइम फ्रेम में आरएसआई देंगे। सो ऑन दिस कैंडल
ये देखो ऑन दिस कैंडल हमें RSI का डायरेक्शन देखना जो है अप साइड में, सो ये भी हमें बाय बोल रहा है। ओके, सो बोथ आर अप एंड गिविंग अस बाय साइड। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश इन द। अभी वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है क्या? यस, क्योंकि ये रिवर्सल मार रहा है ना, वॉल्यूम भी हमारा इंपॉर्टेंट है। अगर ये रिवर्सल मार रहा है, ये बुलिश एंगल का कोई ऐसा सिग्निफिकेंट कैंडल आ गया ना बुलिश सिग्निफिकेंस में, देन वो वाले कैंडल का वॉल्यूम अच्छा रहना चाहिए, एंड दैट मींस ये बुल्स इंटरेस्टेड है बाय करने के। ओके, सो वॉल्यूम हमने लगाया एंड वॉल्यूम भी हमें इधर दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग है एंड मोर देन एवरेज। Okay, so volumes are also good. Volume good, buy. Okay, EMA, EMA अभी एप्लीकेबल नहीं है, मैंने कल ही बताया आपको। EMA सिर्फ आपके कंटिन्यूएशन में एप्लीकेबल रहेगा। EMAs आर नॉट एप्लीकेबल फॉर रिवर्सल्स। ये अभी रिवर्सल हो रहा है ना, ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, तो इधर हमारे EMAs एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो इधर हम नॉट एप्लीकेबल लिखते हैं। ये चार्ट पैटर्न इधर हमें देखा डबल बॉटम, डाइवर्जेंस आर एप्लीकेबल है। ठीक है, डाइवर्जेंस, हाँ यस, आप 50 MA का स्लोप भी देख सकते हो, 50 MA लगाएंगे हम, बट वो स्लोप किधर देखो, हायर टाइम फ्रेम में, आपके वीकली वाले टाइम फ्रेम। ये देखो इधर आप स्लोप भी देखोगे 50 MA का, तो वो अपवर्ड्स है, तो दैट मीन्स, हाँ ये भी देखो नीचे आया, करेक्शन दिया, वो 50 MA तक ही गया एंड इट टर्न ऑन द अपसाइड। ठीक है, एंड स्लोप भी देखोगे 50 MA का, तो वो बुलिश है। ओके, सो यू कैन टेक 50 MA। अभी हमें डाइवर्जेंस देखना पड़ता है बिकॉज ये डबल बॉटम है एंड डाइवर्जेंस इधर एप्लीकेबल है पर्टिकुलरली। ठीक है, सो मैंने क्या बोला, डबल डाइवर्जेंस में, डबल बॉटम में कौन सा डाइवर्जेंस आता है? बुलिश डाइवर्जेंस। सो इधर भी है बुलिश डाइवर्जेंस। ये देखो प्राइस इक्वल लो बना रहा है, प्राइस इज मेकिंग अ इक्वल लो, RSI इज मेकिंग अ हायर लो। RSI इज मेकिंग अ हायर लो, सो ये वैलिड है, देयर इज द बुलिश डाइवर्जेंस हियर, तो प्राइस इधर से ऊपर भाग सकता है, बुलिश डाइवर्जेंस, तो ये भी बाय सिग्नल। अभी हमें ये सपोर्ट वगैरह ये सारी चीजें फिलअप करें। ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग इज सपोर्ट, स्टॉप लॉस। हम बुल है, हम बाय कर रहे हैं, तो हम बुल है, हमें बुल का स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, बेयर का स्टॉप लॉस इज नॉट एप्लीकेबल। तो ये बुल का स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा हमारा बॉटम, बॉटम ऑफ दिस डबल बॉटम, लो ऑफ दिस डबल बॉटम, सो स्टॉप लॉस है 1662। ओके, एंड फॉर टारगेट हमें बुल का टारगेट एप्लीकेबल, सो बेयर का टारगेट नॉट एप्लीकेबल। ओके, सो अगर हम इधर बाय करे हैं, हमारा मेजर रेजिस्टेंस किधर आ रहा है? पहला वाला, ये वाला, दिस इज अवर मेजर रेजिस्टेंस इमीडिएट, एंड उसके बाद डायरेक्टली इधर है। ओके, अगर अभी हम अगर ये डबल बॉटम का भी टारगेट लेते हैं ना, इधर आ गया, डबल बॉटम का भी अगर हम टारगेट लेते हैं, तो वो इधर से हम इधर तक लेते हैं, इसको कॉपी करके इसके ऊपर रख देते हैं, और ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा एक और टारगेट बन जाता है। अभी इतना ऊपर का नहीं लेते, ये दो ही लेते हैं, 1923, दिस इज अवर मेजर रेजिस्टेंस एंड स्टॉप लॉस ये वाला। ओके, now the target is 1923 पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 2093 ये वाला। ओके, वी हैव दीज टू टारगेट्स। अभी हम देखेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वगैरह ये सारी चीज। अभी इधर रिवॉर्ड कितना है हमारा, मिनिमम रिवॉर्ड कितना है, फॉर दैट इधर आपको फॉर्मूला भी दिखा है फॉर बुल्स। फॉर बुल्स दैट फॉर्मूला इज 1923 माइनस हमारा एंट्री प्राइस,
ठीक है, मिनिमम रिवॉर्ड है 203 रुपए का। मतलब अगर आप एक शेयर बाय करते हो तो आपका ये अगर टारगेट हिट हो गया तो आपको 203 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। एंड अगर आपका मैक्सिमम प्रॉफिट लेंगे तो ये है, एक शेयर के ऊपर 373 रुपए का प्रॉफिट। ओके, सो दीज टू आर योर रिवॉर्ड्स। आपका रिस्क कितने रुपए का है वो भी, उसके लिए भी आपका फॉर्मूला इधर बुल्स का कॉस्ट माइनस स्टॉप लॉस, सॉरी, हाँ, कॉस्ट माइनस स्टॉप लॉस का एंट्री प्राइस माइनस आपका स्टॉप लॉस, ये वाला। तो आपका रिस्क है 58 रुपीज का। ओके, एंड ये दोनों आपके रिवॉर्ड है। आपका मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड कितना आता है 1:3.5 एंड मैक्सिमम रिस्क टू रिवॉर्ड आता है 1:6 ऑलमोस्ट। ठीक है, सो ये आपके रिस्क टू रिवॉर्ड आते हैं। ये कैसे कैलकुलेट हुआ, टिपिकली मिनिमम के लिए मिनिमम रिवॉर्ड डिवाइडेड बाय रिस्क एंड मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम रिवॉर्ड डिवाइडेड बाय रिस्क, ऐसे। गॉट इट एवरीवन, दोनों चीजें समझी रिस्क टू रिवॉर्ड तक। तो अभी हमारा ट्रेड डिसीजन बनता है बाय। ओके, अभी ये ना, ये सिस्टम में सब कुछ डाल के दिया है आप। इसको भी देखना है ना गाइस। ठीक है, ये नीचे ये पूरा जो एक्सेल है ना वो ऐसे बना है ना, ये सारा आगे का चीज ना आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे देगा सब कुछ। आपको सिर्फ पढ़ना है। इधर क्या लिखा है, 1 लाख का कैपिटल मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके ऊपर मैंने क्या बोला, 3% का आपको रिस्क लेना है। यस यस, आपको एक्सेल मिल जाएगा, मैंने शेयर किया है, ये एक्सेल आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेल। ओके, तो इधर क्या है, 3% का रिस्क मैंने आपको बोला, एंड वही आपको इधर सामने कैलकुलेट करके आया है कि अगर आप 1 लाख का कैपिटल यूज करे हो तो 3,000 का रिस्क लेना है ना। आपको ये एक्सेल ये भी बताएगा कि आपको कितने नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं। मतलब अगर आप ये ट्रेड ले रहे हो बाइंग साइड पे तो आपको सिर्फ 52 शेयर्स लेने हैं, 52 शेयर्स बाय करने हैं। ऑलराइट, तो अगर आप 52 शेयर्स बाय करते हो तो इसका लॉजिक क्या है, ये कैसे कैलकुलेट हुआ, 52 कैसे कैलकुलेट हुआ, व्हाट इट इज डूइंग, 3,000 डिवाइडेड बाय का रिस्क। ठीक है, सो ये क्या कर रहा है कि अगर आपने ये ट्रेड लिया, आपने इधर बाय किया 1720 को, एंड लेट्स से आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया ये वाला, तो जो भी आपका लॉस होगा ना वो आपका 3% से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। तो उस कंडीशन में आपको कितने शेयर्स लेने पड़ेंगे ये आपको ये कैलकुलेट करके बताता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक शेयर लिया रहता एंड आपका ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता ये वाला, तो आपको रिस्क मतलब लॉस कितना होगा, 58 रुपीज का, बराबर। तो वैसे ही ये स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपको 3,000 रुपए का लॉस होना चाहिए। इस हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है कि आपको कितने नंबर ऑफ शेयर्स लेने चाहिए। गॉट इट, एवरीवन क्लियर। तो ये आपको बता देगा 52 शेयर्स लेने चाहिए, यानी आपको ये भी बताएगा कि आपका ट्रेड का इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 88,000 का आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा, बराबर। रिस्क इन्वॉल्व 3,000 रुपए का, एंड ये आपके दो रिवॉर्ड्स लेंगे। अगर पहला टारगेट हिट होता है 10,000 रुपए का आपका प्रॉफिट होगा, सेकेंड टारगेट हिट होता है तो 19,000 का आपका प्रॉफिट होगा। ओके, दिस इज योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी आप पूछोगे कि अभी इसको अपने निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए करके दिखाओ, चले करते। एक क्या बोलते हैं, ऐसे ही लॉजिकली नहीं, मतलब कोई ट्रेड नहीं लेते, ऐसे रैंडम फिगर्स डालते। फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 के प्रीमियम पे बाय किया रहता, ठीक है, इफ यू बाय दिस
एनी स्ट्राइक प्राइस, कॉल एंड पुट जो भी रहेगा, जिसको नहीं पता है कॉल एंड पुट, डोंट वरी। नहीं, ये टैक्स ब्रोकरेज वगैरह नहीं डाला है, डोंट वरी। इतना इन डिटेल हम नहीं डाल सकते, क्योंकि ब्रोकरेज हर एक ब्रोकर का अलग रहता है, टैक्स भी आपके टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से अलग अलग रहेगा, तो वी कैन नॉट पुट इट हियर। ठीक है। सो अगर आप निफ्टी के बारे में बोलते हो, तो आपने कोई स्ट्राइक प्राइस बाय किया रहता 100 के प्रीमियम पे, एंड आपका टारगेट है इधर, लेट्स सी आपका ये टारगेट लेते हैं इधर डायरेक्टली, टारगेट रखा है आपने 200 का एंड 250 का, ऐसे दो टारगेट्स रखे, एंड आपका इधर स्टॉप लॉस कितना है, मतलब इधर स्टॉप लॉस क्या है, ऐसे पकड़ते हैं 70 का, मतलब 100 पे बाय किया, 70 का स्टॉप लॉस है, एंड 200 एंड 250 का आपका टारगेट है। उस केस में आपका रिवॉर्ड कितना आता है, 200 माइनस 100, 100 रुपए का मिनिमम रिवॉर्ड, एंड ये 150 का मैक्सिमम रिवॉर्ड, ऐसे दो आपके रिवॉर्ड्स बनते हैं। एंड रिस्क कितने का है, 100 माइनस 70, ओके, 30 रुपए का आपका रिस्क। तो रिस्क टू रिवॉर्ड में बैठ गया, 1:3 से ज्यादा है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, आप ट्रेड ले सकते हो ये, बराबर। एंड वही आपको इधर कैलकुलेट भी करके दिया है। ये क्या बता रहे हैं आपको, अगर आप ये ट्रेड ले रहे हो तो सिर्फ 2 लॉट्स लो, निफ्टी का लॉट साइज कितना है, 50 का, बराबर। तो ये क्या बोल रहा है, 100 का क्वांटिटी मारो, तो 2 लॉट्स जाके बाय करो। समझ में आया सबको। भाई अगर बैंक निफ्टी रहेगा तो इधर 4 लॉट्स लेने पड़ेंगे, अभी 15 का ये हो गया है उसका, 4 नहीं, 100, ऑलमोस्ट 6-7 लॉट्स लेने पड़ेंगे, 7 लॉट्स लेने पड़ेंगे उस केस में, अगर ये बैंक निफ्टी का ट्रेड रहता तो। ठीक है। सो ये इसको आपको ध्यान में रखना है, या 100 बोल रहा है तो जाके 2 लॉट से बाय करो, एंड स्टॉप लॉस आपके दिमाग में रहना चाहिए, सिस्टम में मत डालो, ये दिमाग में रखो स्टॉप लॉस। क्योंकि ना, एक मैं आपको चीज बोलता हूँ, जब आप सिस्टम में स्टॉप लॉस डालते हो, ओके, whenever you put stop loss in your system, देन ये जो बड़े प्लेयर्स रहते हैं ना, जो सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, उनको वो स्टॉप लॉस दिखता है उधर उनके टर्मिनल में, क्योंकि उनके पास जो टर्मिनल रहता है ना, उसके पास उतना डेटा रहता है। इफ यू पुट योर स्टॉप लॉस इन द सिस्टम, ब्रोकर के टर्मिनल पे, तो वो सेम ऑर्डर बिग इंस्टीट्यूशंस को दिखता है उनके टर्मिनल में, तो वो क्या करते हैं ना, नीचे लाएंगे प्राइस को, आपका स्टॉप लॉस जिधर हिट हो रहा है ना, उधर वो एंट्री करेंगे एंड प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है। सो इफ यू वांट टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम दीज प्लेयर्स, देन वो स्टॉप लॉस सिस्टम में मत डालो, थोड़ा ज्यादा लॉस होगा, बट ये चीजों से बचोगे आप। एवरीवन क्लियर विद दैट? ठीक है। एक यूट्यूब में एक शॉर्ट में देखा था, उसमें मुझे पता था ये चीज पहले से ही, कि लिटरली ये स्टॉप लॉस आप जब डालते हो ना, तो मैंने क्या चीज बोला एक आपको, कि ये जो इंस्टीट्यूशंस रहते हैं ना, बड़े बड़े, उनको अगर बाय करना है, उनको अगर एंट्री मारना है, तो वो हजारों करोड़ों के क्वांटिटी से मारते हैं। ठीक है। इफ दे बाय ऑन मार्केट, तो क्या होगा, शेयर प्राइस ऊपर चला जाएगा एकदम से, झटके से। ठीक है। तो उनको क्या चाहिए, सामने वाले लोगों का स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए। इफ दे वांट टू बाय, लेट्स से आई एम LIC एंड मुझे ट्रेड करना है, तो मैं बहुत बड़े क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे बड़ा क्वांटिटी मारना है ना, तो मैं ऐसी जगह उठाऊंगा जिधर सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होने चालू हो जाएंगे, बाइंग साइड वाले। ठीक है। सो आप अगर समझो, ऐसे समझते कि रिटेलर ने इधर बाय किया है ये कैंडल पे लाल वाली, एंड मुझे भी बाय करना है, मैं LIC हूं, मैं बड़े क्वांटिटी से बाय करने वाला हूँ, ऐसे समझते। तो मैं क्या करूंगा ना, रिटेलर अगर ये कैंडल पे बाय कर रहा है, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रखेगा, ऐसे इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेगा। तो क्या होगा कि अगर मुझे बाय करना है ना, तो मैं जो इधर पहले से बाय करके बैठा है ना, उसके स्टॉप लॉस के जगह पे मैं मेरा बाइंग प्राइस डालूंगा एंड बाइंग क्वांटिटी डालूंगा। उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उसका ऑर्डर मुझे मिल जाएगा एंड मैं बाय कर लूंगा।
तो उसके वजह से मुझे लिक्विडिटी मिल जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी. दे रिक्वायर लिक्विडिटी टू एंटर इन द शेयर प्राइस. ओके, व्हेन डू दे गेट द लिक्विडिटी? व्हेन, जब सामने वालों के स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं. थोड़ा सा समझने के लिए हार्ड रहेगा. लिक्विडिटी, या लिक्विडिटी हंटिंग, परफेक्ट, इसको ही लिक्विडिटी हंटिंग बोलते हैं. स्टॉप लॉस हंट करना. तो सिस्टम में अगर आप स्टॉप लॉस डालते हो तो वो हिट हो जाएगा और आप निकल जाओगे. ये इंस्टीट्यूशंस अपना आपका पोजीशन लेके जाएंगे एंड वो प्रॉफिट कमाएंगे, आप लॉस कमाओगे. इससे बचने के लिए स्टॉप लॉस आपके दिमाग में रखो, सिस्टम में मत डालो. क्लियर एवरीवन? ठीक है, ये समझ में आया सबको? इज एवरीवन क्लियर विद दिस एग्जांपल? ये वाला पूरा. कुछ डाउट है क्या इसमें? ये मिलेगा आपको एक्सेल. कैपिटल नहीं उड़ जाएगा, डोंट वरी. देखो, अगर आप ट्रेड ले रहे हो, समझो आपने अगर ये ट्रेड लिया निफ्टी वाला, ठीक है, एंड आपका इधर रिस्क कितना है? 10,000 रुपए का. अगर ये जीरो हो जाता है इधर से, तो कितना आपका लॉस होगा? मैक्सिमम 10,000 रुपए का. कैपिटल कैसे जीरो होगा? अगर आपने ये एक्सेल के हिसाब से क्वांटिटी मारा, तो आप 100 ही क्वांटिटी मारोगे, मतलब 2 लॉट्स. तो 2 लॉट में अगर ये जीरो भी हो गया तो भी आपका 10,000 रुपए का ही लॉस होगा, विच इज 10% ऑफ योर कैपिटल. पूरा किधर कैपिटल उड़ा इधर. एंड आपको पता है कि 70 का स्टॉप लॉस है, अपने सिस्टम में नहीं डाला, दिमाग में तो है ना. तो अगर 70 का थोड़ा सा नीचे आने लगा, आपको समझ रहा है कि अरे नहीं ये सच में नीचे लेके जा रहे हैं, देन जाके मार्केट पे एग्जिट मारो उधर. तो मे बी 70 का 65 60 पे एग्जिट हो जाएगा. पूरा कैपिटल नहीं उड़ेगा कभी आपका इधर. स्कैल्पर को भी सेम गाइस, उसमें क्या है इतना. स्कैल्पर के क्या रहेगा? छोटा पॉइंट रहेगा. ये 100 पे एंट्री मार रहा है, इधर क्या रहेगा? वो 90 का स्टॉप लॉस डालेगा, इधर 130 का रिवॉर्ड रहेगा. मतलब 130 का प्रॉफिट 150 करेगा, ऐसे रहेगा. ठीक है, इधर भी उसका रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है, उसका सिर्फ स्टॉप लॉस छोटा रहता है स्कैल्पर का, एंड रिवॉर्ड भी छोटे रहते हैं. उस केस में भी वो प्रॉफिट कमा रहा है. उधर क्या समझ रहा है आपको? स्कैल्पर के लिए 300 क्वांटिटी इधर बता है, मतलब 6 लॉट्स निफ्टी के. ओके, बैंक निफ्टी के 20 लॉट्स. एंड उधर आपका रिवॉर्ड रिस्क इन्वॉल्व 3,000, मिनिमम रिवॉर्ड 9,000 का, मैक्सिमम रिवॉर्ड 15,000 का. ये इतना एक दिन में कमा लोगे. ठीक है, बड़े स्टॉप लॉस को आपको ध्यान में रखना. ये हिट होने के बाद भी आपको ले लेना है वो स्टॉप लॉस. सिस्टम में मत डालो सिर्फ. हाउ टू फाइंड स्टॉक, इसका मैं आंसर बोल चुका हूँ. स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए आपको ये चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा. एक वॉच लिस्ट में डालो एंड जाके देखो, स्टॉक्स को पढ़ो, समझो, एनालिसिस करो. हर एक स्टॉक का एक एक स्टॉक खोल के तो देखो ना. एनालिसिस तो चालू करो. आपको मेहनत नहीं करना है तो आप इधर उधर देखते रहोगे, टिप देखोगे, बट ये चार्ट्स को देखो ना. ये जाके इधर एनालिसिस करो अपना. देखो, मैं एक बोलता हूँ, मैंने ये स्टॉक को बाय किया, ये कैसे समझा मुझे? डेली गेयर एंटरप्राइज, इसको मैंने बाय किया. इधर मेरा बाइंग प्राइस है इधर 166. ये वाले किधर तो मैंने कैंडल्स पे बाय किया. ये मुझे कैसे समझा? स्टडी किया मैंने चार्ट का जाके. नाउ आई हैव डन फंडामेंटल स्टडी एज वेल. अभी फंडामेंटल का चीज हम इधर नहीं सिखाते, ये मैंने खुद जाके पढ़ा है एंड जाके इसका स्टडी किया है. तो यही बोला ना मैं आपको, आपको पैशनेट होना पड़ेगा स्टॉक मार्केट के लिए. ठीक है, सो आई एम पैशनेट अबाउट स्टॉक मार्केट. सो ये स्टॉक जो है ना, ये मेरे स्कैनर में आया फंडामेंटल के, एंड मैंने जाके इसका चार्ट देखा एंड इसको बाय किया, बिकॉज आई सॉ दैट कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, इट कैन गो अप, सो दैट्स व्हाई आई बॉट हियर. इधर अभी इसका रिटर्न कितना आया है, बना है
33%, आज भी थोड़ा सा ऊपर था, 34% का रिटर्न बना है। नॉट इवन एक एक डेढ़ महीना हो चुका है, एक महीना भी नहीं है आई गेस बाय करने के बाद 33% का वगैरह रिटर्न है इसमें। ठीक है, तो ये कैसे समझा मुझे, जब मैंने इतने सारे स्टॉक्स देखे। ओके, कंपनी के बारे में आपको पता रहना चाहिए एंड जाके एनालिसिस करना पड़ेगा। ऑफिस से आने के बाद अगर आप जाके टीवी देख रहे हो, या फिर ऐसे कोई टाइम पास कर रहे हो, जो करने से आपको कुछ नहीं प्रोडक्टिव उसका रिजल्ट आने वाला है, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, ऐसे कुछ तो करें, इससे आपको लाइफ को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। उससे जगह इधर आके एनालिसिस करो चार्ट्स का, आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि स्टॉक्स को देख कैसे देखना है, कैसे ढूंढना है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, डू दिस। लाइफ को उसका कुछ फर्क तो पड़ेगा, वो करने से कुछ नहीं होने वाला है। क्रिकेट मैच देखने से भी कुछ नहीं होने वाला है, वो सिर्फ खेल रहे उधर, आप इधर बैठ के देख रहे हो। नथिंग इज गोइंग टू चेंज इन योर लाइफ। वो उधर कमा के गया, आप देखते रहो सिर्फ, हो कुछ नहीं रहा है इधर। इंस्टेड ऑफ दैट, यूटिलाइज दैट टाइम हियर टू फाइंड दी स्टॉक्स। ट्राई टू बी अ स्टूडेंट ऑलवेज, एंड जाके नई नई चीजें सीखो। जैसे मैं फंडामेंटल एनालिसिस सीख रहा हूँ, आई एम डूइंग दैट। या एक 5 मिनट का ब्रेक लेते, लेट्स टेक अ 5 मिनट ब्रेक, कम बैक अगेन, फिर वापस से चालू करो। मैं थोड़ा फंडामेंटल का भी आपको थोड़ा बताता हूँ। हाँ ना, हमारा जो मेन टॉपिक था वो तो क्लियर हो गया है ना। जिसको रहना है वो रह सकते हो टीम मीटिंग में, नहीं तो और कोई एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए जो आपको हेल्प करेगा मार्केट में, तो उसके लिए भी आप रुक सकते हो। ठीक है, 5 मिनट ब्रेक।
आप कैसे स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हो, एक एग्जांपल में आपको, नाउ दोज ऑफ यू, इफ यू नो व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है, उसके लिए बुक्स अगर मैं बोलूं, फंडामेंटल एनालिसिस सीखना पड़ता है खुद से जाके बुक्स पढ़ के वगैरह, ठीक है। ये पीटर लिंच करके है, ठीक है, पीटर लिंच, इनके बुक्स है वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, ठीक है। इसके दो दो तीन बुक है, वन अप, पीटर लिंच करके भी सर्च करोगे ना, इसके ये बुक्स है, बीटिंग द स्ट्रीट एंड वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट, ये दो बुक्स है, ये लिख के लो चाहिए तो। द मेन बुक्स, जिसको आप इसके ऊपर भी आप फोकस करोगे तो भी चले, पीटर लिंच की वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट एंड बीटिंग द स्ट्रीट, ये दो बुक्स। फिर उसके बाद कॉमन प्रॉफिट्स, सॉरी कॉमन स्टॉक्स, अनकॉमन प्रॉफिट्स, ठीक है, ये एक बुक है। थर्ड वन कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, ठीक है, ये सौरभ मुखर्जिया इंडियन इन्वेस्टर है, उनका बुक है। धंधो इन्वेस्टर, ये एक बुक है, ठीक है। यू कैन फॉलो दीज बुक्स फॉर फंडामेंटल एनालिसिस, वन वॉल स्ट्रीट एंड बीटिंग द स्ट्रीट, ये दो पीटर लिंच के, कॉमन स्टॉक्स अनकॉमन प्रॉफिट्स, ये एक बुक, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, ये सिंपल है, ये दोनों सिंपल, दीज टू आर वेरी बेसिक एंड सिंपल बुक्स, ये चाहिए तो लिख के दो, इंग्लिश है बट, और जिसको हिंदी रहेगा कंफर्ट जोन, तो मे बी इन ये 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 वाला और ये वाला, इनके में भी आपको हिंदी वर्जन मिल जाएंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन, इसका नहीं मिलेगा शायद से, अगर मिलता है तो अच्छा है, देन पढ़ लो, ठीक है। एंड जिसको एकदम एडवांस जाना है, जिसको पता है व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस, थोड़ा एडवांस चाहिए, देन अपना इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इधर स्पेलिंग क्या है इसका, इंटेलिजेंट, हाँ ये द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ये वाला बुक, ये थोड़ा एडवांस है, थोड़ा हार्ड भी है पढ़ने के लिए, बट इसका जो फिलोसॉफी है वो वॉरेन बफेट का पूरा इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी, ये वाले बुक का, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ओके। ये सारे बुक्स है, ये हार्ड है, पहले ही बता रहा हूँ, जिसको पता नहीं है ना वो इधर से मत चालू करो बिल्कुल भी, वो इधर से चालू करो, ये दो, उसके बाद ये पढ़ो, ये पढ़ो, फिर बाद में जब थोड़ा मास्टरी आ जाएगा तब ये वाले बुक पे आओ, ठीक है। सबसे आसान ये दोनों ही है, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग एंड धंधो इन्वेस्टर, अमेजोन पे मिल जाएंगे, पढ़ लो फॉर फंडामेंटल एनालिसिस। वो पढ़ने के बाद आप इधर आके स्टॉक स्कैन कर सकते हो, इधर स्टॉक स्कैनर करके एक टूल है, टिकल टैप करके एक साइट है, उसमें इधर स्टॉक स्कैनर ये वाला ऑप्शन, इधर आओगे ना तो ये सारे इधर फिल्टर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको जाके अगर एक एक फिल्टर बताऊं तो भी आपको नहीं समझेगा, ठीक है। दीज वन, ये प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, 5 ईयर नेट एवरेज मार्जिन, कैश फ्लो मार्जिन, ये सारी चीजें रहती है, बहुत सारी उसमें इन डेप्थ चीजें, आई एम नॉट गोइंग टू गो हियर बिकॉज बताने से भी आपको एक तो डर लगेगा मार्केट का, जो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी सारी चीजें रहती है उसमें, फाइनेंशियल सॉरी फंडामेंटल एनालिसिस में, तो आप पढ़ोगे समझोगे आपको समझ में आएगा, एंड इधर जाके उसके ऊपर एनालिसिस करो एंड बेस्ड ऑन दैट स्टॉक फिल्टरिंग करोगे तो आपको समझेगा। नाउ व्हाट आई हैव डन, मैंने दो स्टॉक्स खरीदे, एक है आवास फाइनेंशियल
मुझे कैसे मिले ये बताता हूँ, ठीक है। कैसे उसका बेसिकली फंडामेंटली कैसे स्टॉक पिकिंग होता है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने दो स्टॉक्स खरीदे हैं, आवास फाइनेंशियल। आप जाके बिल्कुल भी मत खरीदो इसको, क्योंकि ये मेरा खुद का एनालिसिस है। आप कब खरीदो, जब आप अपना खुद का एनालिसिस कर दो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये जाके स्टॉक खरीदो, मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया। आई एम नॉट टेलिंग यू टू गो एंड बाय दिस। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए वगैरह दूसरा कोई बुक देखने की जरूरत नहीं है। अब ये कोर्स भी कंप्लीट करोगी तो भी चलेगा, ठीक है। हाँ, सो दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, मैंने क्या किया है वो बता रहा हूँ। ये मैंने स्टॉक बाय किया है आवास फाइनेंशियर्स एंड एप्टस, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस। ये दो मैंने स्टॉक्स बाय किए। अभी ये दोनों की दोनों स्टॉक्स हाउसिंग फाइनेंस के सेक्टर के हैं, ठीक है। हाउसिंग फाइनेंस मतलब घर बाय करने के लिए जो पैसा फंड किया जाता है वो ये दोनों कंपनीज करती है। मतलब आपको अगर घर ही खरीदना है तो आपको लोन लगता है, ये कंपनीज घर खरीदने के लिए लोन देती है, ठीक है। तो मैंने इनको कैसे फाइंड आउट किया, तो इधर आपको जाके क्या करना पड़ेगा, आपको सेक्टर वाइज एनालिसिस करना पड़ता है। मतलब आप ना ऐसा नहीं कर सकते कि आपने टाटा स्टील को आईटीसी से कंपेयर किया, गलत है। क्योंकि दोनों के बिजनेस मॉडल अलग अलग है। टाटा स्टील मेटल वाला कंपनी है, मेटल सेक्टर का, एंड आईटीसी एफएमसीजी कंपनी है जो खाना वगैरह बनाता है, मतलब खाना नहीं बनाता, सॉरी, फूड आइटम्स बनाता है, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स रहते हैं, जो सिगरेट वगैरह वो सारी चीजें बनाता है। टाटा स्टील स्टील कंपनी है जो मेटल सेक्टर की है, ठीक है। सो सेक्टर के अंदर कंपैरिजन होता है। मैं अगर कार कंपनी हूं तो मैं दूसरे कार कंपनी के साथ खुद का कंपैरिजन करूंगा, मैं जाके बैंक्स के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करूंगा, वो गलत है, समझा। इसका मतलब आप एक मछली का कंपैरिजन एक बंदर से कर रहे हो। मछली झाड़ पे नहीं चढ़ पाएगा, बंदर समुद्र में नहीं स्विम कर पाएगा। दोनों का अलग अलग अपना अपना कंपैरिजन रहता है। बंदर का कंपैरिजन बंदर से, मछली का कंपैरिजन मछली से। ऐसे ही इधर भी हर एक स्टॉक अपना अपना सेक्टर का रहता है। तो इधर फाइनेंशियल सेक्टर्स में भी इतने सारे सब सेक्टर्स हैं। मतलब फाइनेंशियल सेक्टर में अगर आपको बोलने जाओ जो पैसा हैंडल करता है वैसी वाली कंपनीज, तो उसमें बैंक्स आते हैं। बैंक्स में भी प्राइवेट बैंक्स आती है, पब्लिक बैंक्स आती है। पब्लिक बैंक्स मतलब जो गवर्नमेंट ओन करता है, प्राइवेट बैंक्स मतलब एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, ऐसी बैंक प्राइवेटली ओन। उसके बाद एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आती है जो म्यूचुअल फंड्स रहते हैं, ठीक है, वो वाली आती है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एंड ब्रोकिंग, उसमें कौन से आते हैं, हमारे ब्रोकर्स आते हैं, एंजल ब्रोकिंग, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जीरोदा, ये वाले अलग से आते हैं। स्टॉक एक्सचेंज पे आपका एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, आईएक्स, ये सारे स्टॉक एक्सचेंजेस आते हैं। इधर ये स्टॉक्स जाके लिस्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर फाइनेंस, कंज्यूमर फाइनेंस में मतलब जो आपको पर्सनल लोन रहता है ना, या फिर आपको कार खरीदना है, बाइक खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, ये होता है कंज्यूमर लोन या फिर कंज्यूमर फाइनेंस। डाइवर्सिफाइड फाइनेंस में सारी तरीके के वो लोन्स देते हैं। वैसे कोई अभी बजाज फाइनेंस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए लोन देता है मोस्टली। मतलब आपको लैपटॉप खरीदना है, फोन खरीदना है, ऐसी चीजों के लिए वो ज्यादा लोन्स देते हैं। मतलब रिटेल लोन्स, छोटे छोटे, बड़े लोन्स नहीं देता बजाज फाइनेंस, वो छोटे छोटे लोन्स देता है। बट वही अगर आप ये देखने जाओ कि ऐसा कोई कंपनी लाइक इसको अनटिक करता हूँ एंड सिर्फ डाइवर्सिफाइड फाइनेंस में जाता हूँ। हाँ, अभी देखो आदित्य बिरला कैपिटल बहुत सारे चीजों के लोन्स देता है। हाउसिंग लोन्स भी देता है, कार लोन भी देता है, बिजनेस लोन भी देता है, ऐसे अलग अलग देता है। बट कंज्यूमर फाइनेंस में जो बजाज फाइनेंस आता है वो सिर्फ कंज्यूमर लोन्स देता है, छोटे छोटे वाले, ठीक है, नॉट बिग लोन्स, ओनली स्मॉल लोन्स। स्पेशलाइज फाइनेंस में अभी ये थोड़ा मैं एकदम डीप जा रहा हूँ। स्पेशलाइज फाइनेंस में मतलब अभी फॉर एग्जांपल रेल विकास निगम, इसमें इसके नाम में ही लिखा है रेल, मतलब ये किसको फाइनेंस करता रहेगा, किसको लोन देता रहेगा ये, रेल विकास निगम।
किसको लोन देगा ये? रेलवेज को, रेलवे सेक्टर को लोन देगा ये। फॉर एग्जाम्पल और एक मैं दिखने जाऊं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये किसको लोन देगा? पावर सेक्टर को, करेक्ट। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये किसको देगा? रेलवेज को। ऐसे ही, ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड फाइनेंस करके सिर्फ उसको ही लोन देंगे, बाकी किसी को नहीं, ठीक है, ये होता है स्पेशलाइज्ड फाइनेंस। इंश्योरेंस में आपको पता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वगैरह वो सारी चीजें आती है, हमारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी आती है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आती है, ये सारी चीजें आती है। अभी मैंने क्या किया, होम फाइनेंस में था मैं। होम फाइनेंस में मतलब सिर्फ हाउसिंग के लिए ये लोन देती, अगर आपको घर खरीदना है तो उसके लिए ये कंपनीज लोन देंगी, बाकी किसी और चीजों के लिए नहीं देंगे। मोस्टली उनका सारा लोन बुक हाउसिंग के लिए रहेगा। अभी इसमें जाके मैंने पर्टिकुलरली एनालिसिस किया अपने फंडामेंटल्स का, तो उसमें जाके मैंने क्या देखा कि पी रेशो मैंने देखा, दैट इज प्राइस टू इक्विटी रेशियो, एंड और भी और चीजें हैं, लाइक ये समझेगा नहीं आपको, मैं बताने भी नहीं वाला, बट मैंने कुछ कुछ चीजें देखी, लाइक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट। उसके बेसिस पे मुझे ये दिखा कि जो सबसे अच्छा कंपनी है ना, वो ऑलमोस्ट ये दोनों है, एप्टस एंड वैल्यू। ये दोनों कंपनीज सारे पैरामीटर्स पे टॉप पे है, ठीक है, ऑन ऑलमोस्ट एवरी पैरामीटर्स दीज टू कंपनीज आर एट द टॉप, ठीक है। ये देखो, ये इसको छोड़ दो, ये पागल है, ये रिलायंस होम फाइनेंस वगैरह फालतू कंपनी है, इसका मार्केट कैप भी देखो, इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको मार्केट कैप को भी हम 1,000 करोड़ के ऊपर वाले ही कंपनी लेते, बाकी छोटे मोटे छोड़ दो, ठीक है, 1,000 करोड़ के ऊपर वाली ही कंपनी हमें चाहिए। तो उस केस में हमें दिख रहा है कि एप्टस एंड आवास ये ऑलमोस्ट हर सारे पैरामीटर्स में ऑलमोस्ट टॉप में रहते हैं, एंड उसकी वजह से मैंने इन दोनों को जाके बाय किया। तो दैट वाज द थॉट प्रोसेस कि क्यों मैंने बाय किया, बिकॉज उनके सेक्टर में, उनके स्पेसिफिक सेक्टर में दीज टू कंपनीज आर डूइंग वेल फाइनेंशियल। एंड तब जाके ये जब मेरा एनालिसिस हो गया, तब जाके मैंने चार्ट देखा, ठीक है। एप्टस में मुझे दिख रहा है इधर कैसे डबल बॉटम वगैरह हो रहा है, ये ब्रेकडाउन भी कर सकता है, फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया। पीई रेशो क्या होता है छोड़ दो, व्हाट इज पीई रेशो, वो प्राइस टू इक्विटी ये रेशो होता है, छोड़ दो उसको, प्राइस टू इक्विटी नहीं, प्राइस टू अर्निंग रेशो होता है वो, ये फंडामेंटल एनालिसिस का भाग है, मैं उसमें नहीं घुसने वाला, ठीक है, उसको छोड़ दो, वो खुद जाके एनालिसिस करो, खुद जाके पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा। उसका मैं अगर लेने जाऊँ, नहीं ये पेड वर्जन नहीं है, ये फ्री वर्जन, दिस इज अ फ्री वर्जन, एंड इसमें सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, जो भी दुनिया के मतलब इंडिया में जितने भी स्टॉक्स है ना, वो ये सारे इसमें मिल जाएंगे आपको। आप इधर जाके स्टॉक यूनिवर्स में पर्टिकुलर इंडेक्स के हिसाब से भी उसको स्टडी कर सकते हो, मतलब निफ्टी 50 का, निफ्टी 100 का, उस हिसाब से भी कर सकते हो। IRFC बुलिश, व्यू क्या है उसमें, IRFC स्टॉक देखो, ये बुलिश होके ऊपर ही तो जा रहा है, तो बुलिश व्यू है, अभी के लिए कुछ बेरिश व्यू बन ही नहीं सकता इसमें, ये इट इज बुलिश। प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, तो ये हेल्दी ट्रेंड है, तो ये कंटिन्यू होगा ऊपर मोस्टली, क्योंकि ऐसे मैंने करके ये सबके चार्ट्स भी होंगे, ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर लिस्टेड कंपनीज जो भी इसमें आएंगे, ठीक है, इधर जाके आप सब सेक्टर्स भी देख सकते हो, ये सारी चीजें इधर कर सकते हो, तो उस बेसिस में मैंने बाय किया। सो दैट्स हाउ यू पिक द स्टॉक्स। आपको कंपैरिजन करना है वो स्टॉक के खुद के सेक्टर के अंदर, भलते सेक्टर में जाके उसका कंपैरिजन मत करो। मैं जाके HDFC बैंक एंड मारुति सुजुकी का कंपैरिजन नहीं करूंगा, मैं पागल हूं। HDFC बैंक का कंपैरिजन होगा ICICI बैंक, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इससे, ओके। मारुति सुजुकी का कंपैरिजन होगा टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, या फिर मदरसन सुमी, ऐसे ऑटो कंपनीज। गॉट इट एवरीवन? देखो इधर आपको ऑटो कंपनीज नहीं पता है तो जाके देखो, ये देखो इधर जाके सिर्फ सर्च करो ऑटो, ऑटो पार्ट्स नहीं, कार ऐसे कार भी नहीं, कंझ्युमर डिस्क्रिशनरी मध्ये ऑटो पार्ट्स, हाँ 4 व्हीलर,
इसमें कौन सी कंपनीज फोर व्हीलर्स बनाती है, उनके सारे के सारे नाम आ जाएंगे। थ्री व्हीलर्स में कौन है, ये बजाज ऑटो है, इधर दिखा रही है। टू व्हीलर्स में कौन है, हाँ तो ये सारी। ओके, तो ऐसी सारी आपको कंपनीज इधर मिल जाएंगी। ठीक है, वेलनेस सर्विसेज में एफएनएस, होटल में इतने सारी कंपनीज है, और होम इलेक्ट्रॉनिक्स में इतने सारी होम इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। इसमें आपके जाने पहचाने नाम भी आएंगे, वोल्टास, क्रॉम्पटन, वर्लपूल, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, ब्लू स्टार जो एसी बनाता है, ठीक है, ओरिएंट इलेक्ट्रिक जो फैन बनाता है, ऐसे। होम फर्निशिंग में ये सारी आती है जो फर्नीचर बनाता है। ओके, अपैरियल में ये आता है जो कपड़े बनाता है। डिपार्टमेंट स्टोर में अपना डीमार्ट वगैरह आता है। ओके, सो फुटवेयर में ये तीन आती है, बाटा, रोलेक्सो, मेट्रो। ठीक है, उनका अपने आप में कंपैरिजन करना है। कंज्यूमर सर्विसेज में इतने सारी कंपनीज है, उतने सारे सेक्टर्स है, सॉरी। क्लियर हो गया क्या सबको, कैसे करना है? हाँ देखो, अभी कंज्यूमर स्टेपल्स मतलब खाने पीने की चीजें, ये उसमें दारू में क्या क्या दारू, कौन सी कंपनी बनाती है, वो भी सारी कंपनीज है। यूनाइटेड स्पिरिट, यूनाइटेड ब्रीवरीज, गाड़ी को कहता है, ये सारी दारू बनाती है। ठीक है, इनके सारी कंपनीज के आप एनालिसिस कर सकते हो, सेक्टर के अंदर करो। ये सॉफ्ट ड्रिंक में एक ही है, वरुण बेवरेजेस, उसका कोई दूसरा है ही नहीं कंपैरिजन। कॉफी में, टी में इतने सारी है, तो समझा? तो रफली आपको समझ में आया कि कैसे आपको